नमस्कार। 2024 के चुनावों के बाद पहला संसदीय सत्र खत्म हुआ। उसमें बीजेपी के एमपी, पश्चिम बंगाल से बिष्णुपुर सीट से बीजेपी के एमपी सौमित्र खान ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। यह बयान भले ही राजनीतिक हो, लेकिन यह बयान हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर था। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल एक इस्लामिक देश बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। अगले 10 साल बाद यहां पर हिंदू नहीं होंगे, बल्कि इस्लामिक शासन लागू हो जाएगा। इसमें अतिरेकता हो सकती है, लेकिन क्या हम इसकी उपेक्षा कर सकते हैं? इस चिंता के पीछे एक चिंता है इस्लामिक कट्टरपंथ की, बांग्लादेशी घुसपैठ की। पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, जितने भी बांग्लादेश से सटे हुए राज्य हैं, वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठ कई दशकों से, 70 के दशक के बाद से एक लगातार समस्या बनती रही है। आज के हमारे एपिसोड डिकोडिंग विद जेके नाउ में हम इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक सीनियर जर्नलिस्ट जो कि मूलतः आसाम से हैं, गौतम भट्टाचार्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा कि एक बयान दिया है, पहली नज़र में ये एक पॉलिटिकल बयान हो सकता है, टीएमसी पर हमला हो सकता है, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि वहाँ पर काली पूजा होने में डर लगता है, जय श्री राम बोलने में डर लगता है, और आज सरस्वती पूजा करने पर भी खतरा हो गया है। इस पूरे, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, आसाम हो, इसके पीछे एक बड़ी समस्या, जैसे मैंने कहा कि इस्लामिक कट्टरपंथ की भी है और बांग्लादेशी घुसपैठ की भी हो। इसको जड़ से समझने के लिए हमें कहाँ से शुरुआत करनी होगी, और हम इसको हमारे दर्शक समझना चाहेंगे, हम समझना चाहते हैं कि कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है। आप कहाँ से करना चाहेंगे इसकी शुरुआत? खत्म कहाँ पे होगा वो तो बहुत बड़ी बात है, वो आप बता नहीं सकते कि खत्म कहाँ पे होगा। खत्म तभी होगा अगर पॉलिटिकल विल हो इसको खत्म करने के लिए, तभी खत्म होगा। अब शुरुआत तो आपको पता ही है, 70 के आसपास से शुरू हुआ है। मैं अगर आसाम की बात बोलूँ, आपको पता है 79 से 85 तक 6 साल तक एक एजिटेशन चला, आसाम एजिटेशन। वो एजिटेशन सिर्फ और सिर्फ ये बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ थे, क्योंकि आसाम में इतना ज़्यादा बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन हुआ कि आसाम का जितना जो कम्युनिटी उन लोगों के ऊपर उसका प्रभाव देखने लगा। उन लोगों का जो रहन सहन है, उन लोगों का जो जगह है, उसमें उन लोगों को वो जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन था, वो लोग उन लोगों का दबदबाव देखने लगा, जिसके वजह से सिर्फ वही नहीं, वोटर लिस्ट, वो तो एक सरकारी नथी है, मतलब डॉक्यूमेंट्स है, उसमें आपका वोटर लिस्ट पे ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स का नाम वहाँ पे लिस्टेड हुआ, जो सामने आया, उसके खिलाफ ये एजिटेशन शुरू हुआ। बांग्लादेश लिबरेशन वार के बारे में सबको पता है। डेफिनेटली वार के समय में बहुत कुछ होता है। उसको थोड़ा सा समझाइए कि ये इन्फ्लक्स आया कैसे। यही मैं समझाने जा रहा हूँ। बांग्लादेश लिबरेशन वार 71 पे आपको पता ही है, 71 उस वार के समय पे तो बहुत, मतलब हर देश में वार होने से क्या हालत होता है, लोगों के हालत ख़राब होते हैं। आसाम से जुड़ा हुआ था, बांग्लादेश के बॉर्डर आसाम से जुड़ा हुआ था। उस वार के समय, उस समय पे 71 के पहले काफ़ी लोग इधर आए थे। एकदम सटा हुआ एरिया है, उस जगह पे लैंग्वेज का भी वो उस हिसाब से लैंग्वेज भी वही, जैसे बांग्लादेशी वहाँ पे बांग्ला लैंग्वेज है, वो आसाम में भी काफ़ी जगह पे बांग्ला लैंग्वेज है, तो वो सटा हुआ एरिया है। तो काफ़ी लोग जो वहाँ से भाग के बच्चे के साथ या फैमिली के साथ आके यहाँ पे रहने लगे। ठीक है, उस समय पे एक सिचुएशन ऐसा था, रहने लगे, ठीक है, रहने दिया। लिबरेशन वार हो गया, ख़त्म हुआ। उसके बाद भी जो लोग उस समय पे आ गया, ये हुआ कि ठीक है, वो लोग यहीं पर रहेंगे। उसके लिए एक पर्टिकुलर डेट हुआ, 1971 का 25 मार्च एक डेट डिसाइड हुआ कि ये इस डेट के पहले जो भी लोग आए हैं ये यहाँ पे रहेंगे, ये यहीं के नागरिक होगा, वो एक सेटलमेंट बन गया। लेकिन 25 मार्च एक डॉक्यूमेंट्स पे रह गया, उसके बाद भी वो इन्फिल्ट्रेशन चलता रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ आसाम का ज़मीन जो था, वहाँ पे वो लोग आके खेती कर सकते थे, खेती करके वो उगा सकते थे, उन लोगों को
इकोनॉमिकली एक वायबल सिचुएशन मिला था, या फिर वो लोग यहाँ आके कोई भी काम करेगा तो उन लोगों को इकोनॉमिकली वायबल एक सिचुएशन उन लोगों को मिला। तो ये देखते हुए वो लोग यहाँ इन्फिल्ट्रेशन, पहले वहाँ पे इकोनॉमिकल, बांग्लादेश में इकोनॉमिकल जो सिचुएशन था थोड़ा अच्छा नहीं था, वो सबको पता था। तो इसीलिए वहाँ का जो लोग था उन लोगों को सरवाइव करना है, तो इधर पास में है, इधर वो लोग कर सकते हैं। ऐसा भी था कि वहाँ से आके सुबह आते हैं, यहाँ पे दिन भर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, शाम को वापस जाते हैं। ये भी सिचुएशन है, आसाम के लोगों को पता है क्योंकि वो पास में है, मतलब बॉर्डर एकदम सटा हुआ है। तो वो अभी यहाँ पे बीएसएफ बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं या फिर सिक्योरिटी है। पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत वहाँ पे खामियां था, जिसके वजह से वो लोग यहाँ पे आते थे, काम करते थे, फिर वापस चले जाते थे। ऐसा हफ्ते भर भी रह के चले जाते थे, ऐसा भी सिचुएशन हुआ। तो ये धीरे धीरे चलते रहे। तो उसके बाद इन लोगों ने देखा कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे तो हम लोग आके रुक सकते हैं। फिर क्या हुआ, एक फैमिली आया, एक बंदा आया, वो धीरे धीरे अपना फैमिली लाया, बैठने लगा। उसके बाद और 10 फैमिली आके वहाँ पे बैठने लगा। अब असम में क्या है कि जो रिवराइन एरिया, जो नदी के पास है, वहाँ पे खेती अच्छा होता है, खेत अच्छा होता है, तो वो लोग वहाँ पास में नदी के पास बैठ गया, गाय पालने लगा, खेत करने लगा, वहाँ से उन लोगों को इनकम होने लगा। वो सब बेचने, सब्जी बेचते हैं, दूध बेचते हैं, वो उसको इनकम होने लगा। तो फैमिली भी धीरे धीरे बढ़ने लगा, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहने लगा। और पर्टिकुलरली जो धुबुरी साइड है या फिर जो सिलचर करीमगंज साइड है, वहाँ पे उन लोगों का, हम लोग उधर बंगाली डायलेक्ट ही चलते हैं, तो बातचीत बहुत नॉर्मली होते हैं। फिर वो जो ड्रेसअप है वो भी थोड़ा सा मिलते जुलते हैं। तो आराम से वहाँ से आके यहाँ पे बैठ के वो लोग रहने लगा। अब जैसे समय काटते गए, समय पार होने लगा, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो मतलब जिसको अभी मान लीजिए लीडर नहीं है लेकिन उसको लीडर बनना है, तो वो लोग क्या किया, इन लोगों ने देखा कि ये तो एक अच्छा, हम लोगों को वोट मिल सकते हैं, बन सकते हैं। तो ये लोग धीरे धीरे उन लोगों को ज़्यादा कुछ फैसिलिटी देने लगा। फिर धीरे धीरे उसको वहाँ पे सरकारी स्कूल, सरकारी आपका इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ वहाँ पे, सरकारी रेशन, वो सब मिलने लगा। जैसे ये मिलने लगा, धीरे धीरे उन लोगों का नाम भी वोटर लिस्ट में एंट्री हुआ। ये अब 71 से लेके चलता रहा 79 पे जाके ये इतना ज़्यादा हो गया कि वोटर लिस्ट पे आपका इलीगल इन्फिल्ट्रेशन जो था, उन लोगों का जो इन्फ्लक्स था, वो नाम ज़्यादा होने लगा। तो 79 पे आसाम स्टूडेंट यूनियन ने उसके अगेंस्ट में एजिटेशन करने, मतलब उसको करना, हाँ शुरू किया, करना पड़ा कि ऐसे होने से तो पूरा आसाम ही खत्म हो जाएगा, आसामीज कम्युनिटी खत्म हो जाएगा। तो उन लोगों ने 79 पे इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाया। और ये जो एजिटेशंस था वो 6 साल, 79 से लेके 85 तक ये एजिटेशन चला। 85 में फाइनली एक असम अकॉर्ड, जिसको बोला जाता है, एक अकॉर्ड साइन हुआ, जिसमें ये बोला गया जितने भी ये वोटर लिस्ट में इलीगल इंक्लूड हुआ है, इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर वजह से जितने भी लोग नाम हुआ है, ये डिटेक्ट किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। ये आपका 85 में अकॉर्ड हुआ। अभी है 2024। इसमें उस लिस्ट में जो भी वोटर लिस्ट में जितने भी लोग थे, उसमें से कितने लोग डिटेक्ट हुआ, कितने लोगों का नाम डिलीट हुआ, कितने लोग डिपोर्ट हुआ, वो तो गवर्नमेंट ऑफिशियल डाटा होना चाहिए। वो डाटा आप कभी भी देखिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा। अब मैं वोटर लिस्ट का डिटेक्ट एंड डिलीट तो मैं छोड़ ही दिया, जो डिपोर्ट हुआ है उसमें मतलब 3 डिजिट, मतलब 100, 200, 500, 999 से कम होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि 40 साल में, 40 ऑलमोस्ट 40 साल ऑलमोस्ट। तो ये जो आसाम अकॉर्ड हुआ, उस आसाम अकॉर्ड में वो क्या मैकेनिज्म रखा गया कि कैसे पता चले कि ये बाहरी है और ये इंडिजिनस है, ये असमीज है, असली है, वो घुसपैठी है? उसके लिए वो एक डेट डिसाइड किया गया था कि 1971-25 में आपका कट ऑफ डेट है, मतलब उससे पहले जितने भी लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर आपका जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें से आपको पता लगेगा कि ये इसका डॉक्यूमेंट्स ये है, उसके बाद है तो वो डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं है, तो उस हिसाब से एक डेट रखा गया। उसके बाद जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी का एक पर्टिकुलर जो
पहचान होता है या उन लोगों का जो मान लीजिए रहन सहन हो गया, डायलेक्ट हो गया, या फिर उन लोगों का जो एरिया हो गया, या फिर उन लोगों का जो खानदानी जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होगा या जो भी है, उस हिसाब से एक क्राइटेरिया बना के उसको बिल्कुल अच्छे तरह से सजाएगा कि ये इन क्राइटेरिया के बीच में इसको डिटेक्ट किया जाएगा, फिर अगर वो नहीं होता है डिलीट किया जाएगा और फिर उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जिस एनआरसी भी इसी अकॉर्ड से निकला। हाँ, इसी में आपका हम लोगों का 1951 का एनआरसी था। ये आसाम अकॉर्ड में ये था कि 1951 का जो एनआरसी है उसको अपडेट किया जाएगा। 51 तो एक बेस हो ही गया, 51 का एनआरसी है वो बेस है, उसमें आपका जितने भी लिस्ट है 51 के बाद उसमें आपका अगर बेटा हुआ है बेटी हुआ है वो लिस्ट में एंट्री हो जाएगा, और बाकी जो बाहर से आए हैं उन लोगों का तो एंट्री रजिस्ट्रेशन है ही, वो एंट्री हो जाएगा। तो एक मतलब बेस बन जाएगा, उससे आपको आसानी होगा कि ये लोग ही यहाँ का है और उसके बाद और कोई नहीं है, ये डिसाइड करने के लिए। 85 में अकॉर्ड में 1951 का एनआरसी अपडेट करने की बात था, और ये एनआरसी अपडेशन कब होता है, जब 2013 पे सुप्रीम कोर्ट पे आके पिटीशन डाला जाता है। 85 का अकॉर्ड है, वहां पे बोला गया है कि एनआरसी 51 का एनआरसी अपडेट होना है। 2013 पे सुप्रीम कोर्ट पे पिटीशन डाला जाता है कि एनआरसी अपडेट होना चाहिए, और फिर 13 से लेके चलते चलते 2019 पे एनआरसी का फाइनल ड्राफ्ट रिलीज होता है। वो फाइनल ड्राफ्ट, नॉट फाइनल एनआरसी। इस बीच में इन्फिल्ट्रेशन जो है वो जारी भी रहता है। अब इन्फिल्ट्रेशन जारी मैं तो नहीं बोल क्योंकि सकता, वहां पर एक बेस बन गया, वो बेस बन गया। हाँ। अब उधर से लोगों के लिए एक एग्जाम्पल भी है, रास्ता भी है, और एक तरीके से कहें कि उन्हें यह भी पता है कि इस तरीके से हम बसा जा सकता है, ये तरीका है आपको वोटर आईडी तक पाने का तरीका है। और आंकड़े, अलग अलग एजेंसीज के आंकड़े और रिपोर्ट्स भी ये बताती हैं कि इन जो घुसपैठ है वो लगातार जारी है, और अकॉर्ड 85 में लागू हुआ, उस पर काम भी नहीं हो रहा। यानी दोनों तरफा गड़बड़ी लगातार चल रहा है। मैं इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है नहीं हो रहा है उसमें मैं एक कॉमन मैन हूं, मैं उसमें बोलना मुश्किल है, लेकिन मैं एक चीज बता सकता हूं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में उस समय का मतलब अभी कितना 2019 के बीच में जो एनआरसी का प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा था, उस समय पे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम है उसका स्टेटमेंट था ये जो इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर, दिस इज ए क्लैंडस्टाइन वे, और ये ना नहीं बोल रहा है बंद हुआ है, ये नहीं बोल रहा है, ये चोरी छुपे होते रहते हैं, ये इसका मतलब मिनिस्टर का स्टेटमेंट था। तो आपको पता लग ही जाएगा, अगर जब मिनिस्टर पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे रहा है तो डेफिनेटली इन्फिल्ट्रेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो चल रहा है।